जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अभी जो है वो अक्सर आप लोगों के सवालात आते हैं कि जी जो ज़्यादा लोगों को क्यूरियोसिटी होती है वकालत के बारे में, वो ये होती है कि हम अपनी फ़ाइल को गो थ्रू कैसे करते हैं। इतनी मोटी मोटी फ़ाइल्स होती हैं, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसके अंदर से रेलिवेंट डाटा कैसे निकालते हैं, किस चीज़ को कंसिडर करते हैं, किसको जो है हम जो है वो डिसअलाउ करते हैं, किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, किसको नहीं देते। ये एक वकील के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वाकई हम ये चीज़ें किस तरह करते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं अपने जो शुरू के दिन, वैसे तो अभी भी हम यंगस्टर्स हैं, लेकिन जब अपने शुरू के दिन थे वकालत के, तो तब जो है वो कोई बंदा इस तरह की चीज़ें गाइड जिसने मुझे की, मैं उनको आज तक याद करता हूँ क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट चीज़ें मुझे बता के गए हैं। तो जी ये बेसिकली होता ही है कि अब जिस तरह मैं आपको एग्जांपल शेयर करूं कि आज ये सुबह से जो है वो तैयारी चल रही है इन डिफरेंट केसेस के बारे में। ये एक ही फैमिली है जिनके 3 केसेस हैं जो हमारे पास आए हैं, और मैं आपको बताऊं कि ये 2 दिन पहले मुझे दे के गए थे और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं बाय संडे संडे को, क्योंकि हमारी दोबारा मीटिंग है, उस बाय संडे ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करूं, उनको एक दफ़ा चेक करा के वकालतनामा में साइन कराऊं, साइन करा के पीर वाले दिन या मंगल वाले दिन इनको जो है रिट हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दें। बेशुमार रिटें इन्होंने पहले की हुई हैं, तमाम केसेस इनके पहले से चल रहे हैं। मैंने इसमें जो है वो अपना जो है वो आप समझें कि चीज़ें ऐड ऑन करनी है। अभी फ़ाइल्स देखें जो 2 दिनों में या 3 दिनों में एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पढ़ें। एक जो है वो ये फ़ाइल है, आई थिंक दिस इज़ अबाउट मे बी 1800 टू 2000 पेजेस। ये फ़ाइल है जिसके मैंने, अगर आपको मैं दिखा सकूं तो कुछ नोट्स मैंने इसके इस तरह के बना लिए हैं। ये इसको मैंने ब्रीफ डाउन करके ऐसे किया है, और ये इसमें कुछ हाई कोर्ट की पेंडिंग चीज़ें हैं, कुछ दूसरी हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें रेलिवेंट, ये इसको इधर रख लेते हैं। अब दूसरी आपको दिखाते हैं कि वो उनके अलावा ये फ़ाइलें हैं जो इनकी रीसेंट, जो इनकी लिटिगेशन चल रही है रीसेंट, वो ये है। वो तमाम इस फ़ाइल में हैं जो रीसेंट इन्होंने अभी क्या किया। वो ये ऊपर वाले जो 2 पेजेस होंगे ना, ये भी फ़ाइल है। दूसरी एक बिल्कुल सिमिलर फ़ाइल है, इसके अंदर इनके जो रीसेंट मामला हैं, आप समझें कि पिछले 6-7 महीने के, वो यहाँ पे उनका समरी है, और ये मैंने जो है वो मोटी फ़ाइल में से ब्रीफ डाउन करके निकाले हैं। अब इसमें बेसिकली मामला है रेवेन्यू का, और रेवेन्यू का मामला भी है तगड़ा मामला है, मतलब कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये जो है वो मोर देन 200 कनाल ज़मीन का मामला है, और झंग का केस है, फैसलाबाद डिवीज़न का, और वहाँ पे ये हाई कोर्ट में लिटिगेशन है। मैं आपको पूरा बताता हूँ कि किस तरह कॉलोनीज़ एक्ट 1912 इसमें इन्वॉल्व है, फिर वो 19A का सेक्शन इन्वॉल्व है, इनहेरिटेंस बीच में इन्वॉल्व है। उसके बाद जो असल जो अलॉटी है जिसको ज़मीन दी गई थी, उसकी डेथ हो गई, वो डिसीज़्ड है, उनके बच्चे आगे बीच में, फर्सीज़ बीच में लगे हुए हैं, तमाम चीज़ें हैं। ये आपको मैं बताऊँ कि इसको, ये मैंने इनके मज़ीद नोट्स जो बनाए हुए हैं वो इस तरह के बनाए हुए हैं। एक ये है, इसकी बैक साइड पर लिखा हुआ है, जिसमें मैं डेट्स के हिसाब से लिखता हूँ ताकि नेक्स्ट जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो जो चीज़ें मिसिंग है क्लाइंट से मंगवानी है, वो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, ताकि हाई कोर्ट में जब पेश होना है, जब बताना है, तो हमें नेक्स्ट के हिसाब से इसको लेके चल सकें। अब मैं अगर आपको एक जो है वो इसकी मैं अगर आपको समरी दूं केस की, तो बेसिकली एक रेवेन्यू केस है। रेवेन्यू केस का मतलब है जी कि इसमें जो है वो तमाम मामला जो है रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, और इसमें एग्जांपल्स लगी हुई हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसको हमने रेलेवेंट चीज़ें किस तरह करनी है। बेसिकली ये एप्लीकेशन स्टार्ट मामला होता है जो है वो ज़मीन से। कुछ ज़मीन थी जी जो 1977 से 1978 के बीच में झंग में, आप समझिए कोलंबो प्लान एक आया था। कोलंबो प्लान के तहत 1977 या 1978 में ये ज़मीन दी गई थी बंदे को, फ़रीद नामी बंदे को, और वो फ़रीद नामी बंदा है, वो उसको ये सारी ज़मीन दी गई, और उसको कंडीशन लगाई गई गवर्नमेंट की तरफ से कोलंबो प्लान में कि आपकी ये सारी ज़मीन है, आप इस पर ख़ुद खेती बाड़ी करेंगे, ख़ुद आप यहाँ पे रहेंगे, आपकी ज़मीन ये खुद रहेगी, किसी को अलॉट नहीं करेंगे, इसका ईयरली जो लगान बनती है हमें देते रहेंगे, और ये जो है वो ट्रांसफरेबल होगी 1912 एक्ट, जो कॉलोनीज़ एक्ट 1912 है उसके तहत ये ट्रांसफरेबल होगी आपके लीगल एयर्स को, मतलब जो आपके वर्सा होंगे ये उसका वो जो है उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो होता ये है जी कि अब कमाल यहाँ पे आ जाता है कि ये जो अभी जो एक केस है, मैं इसमें से आपको एक डिस्कस करता हूँ, दूसरा जो है कभी बात के लिए रहने देते हैं, क्योंकि दूसरा भी आप समझें कि पेंडिंग है कोर्ट में, तो उसको मुनासिब नहीं होगा बात करना। मैं आपसे बात करता हूँ कि मज़र हयात के केस से। अब ये मज़र हयात के केस में होता क्या है कि 1977-1978 में मोज़ा चक गुमनामा तहसील ज़िला झंग, खाता नंबर
327/1204, खसरा नंबर 1787/1। रकबा जो तादादी है ये तकरीबन 60 कनाल है और 120 कनाल है। ये जो है हुमायूं नामी बंदे को जो है वो कोलंबो प्लान के तहत अलॉट की गई थी। अलॉटी जो है वो फ़ौत हो चुका है। अलॉटी हुमायूं जो है ये फ़ौत हो गया। उसके जो वर्सा हैं वो उस पर काबिज़ हैं अभी तक आप समझ 1977 से लेके 2021 चल रहा है, 2020 आप समझे, तो ये तमने 53-54 ईयर्स बनते हैं जब से वो काबिज़ हैं। और काबिज़ होने के बाद होता ये है कि एक ये कहते हैं कि जी हमें अब हम लोग इस पे काबिज़ हैं, हमारे वालिद की ज़मीन थी, हमें वो वरासत में दे दी जाए। तो गवर्नमेंट कहती है वरासत में नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? वो कहते हैं कि डायरेक्शन वो कहते हैं कि नहीं दी जा सकती। इसलिए नहीं दी जा सकती कि ये जो है ये प्रोहिबिटेड एरिया में आता है, मतलब जो है ममनुआ इलाके में आपकी प्रॉपर्टी फॉल करती है। 20 किलोमीटर ममनुआ इलाके के अंदर फॉल करती है, मतलब ये कंटोनमेंट एरिया आ जाता है। बीच में इनके कुछ और मामला आते हैं गवर्नमेंट के, जिसके तहत वो कहते हैं कि अब एक नया नोटिफिकेशन हो गया है, उस नोटिफिकेशन नंबर 3478 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, जिसके तहत जो है अब हम लोग ये ममनुआ जो इलाके में प्रॉपर्टीज़ हैं हम किसी को वरासत में नहीं दे सकते और इस पर जो गवर्नमेंट है ये काबिज़ हो जाएगी। तो होता ये है कि जो इसके अगेंस्ट जो वर्सा होते हैं वो चले जाते हैं हाई कोर्ट में। रेट नंबर 1152/2016 के ऑर्डर मोरखा, मतलब डेट उसकी जो ऑर्डर नंबर 22/9/2016 के ऑर्डर में के तहत वो ADCR झंग के अगेंस्ट जो है वो मतलब चले जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और ये रेट नंबर ये है, और वहाँ से डायरेक्शन ले आते हैं वो ADCR झंग को। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि वो डायरेक्शन देते हैं कि जी आप इसको विदिन 30 डेज सुन के इसका फैसला करें। अब होता क्या है बेसिकली, जब ये डायरेक्शन मिल जाती है हाई कोर्ट से तो ADCR झंग के पास ही जाते हैं। जब ये ADCR झंग के पास जाते हैं, गोग इसकी तहसील होती है, शोरकोट की ज़िला झंग, तो वहाँ पे जो वो ADCR के सामने ADCR कहते हैं जी ठीक है जी इनको अलॉट हुई 64 कनाल ज़मीन को अलॉट हुई है। दरख्वास्त जो है 17/8/1978 को दी थी और अलॉटी जो है ये फौत हो गया है। वो मानता है ADCR इसको, मतलब जो रेवेन्यू अफसर है वो मान जाते हैं कि जी आपको एक चीज़ अलॉट हुई थी 1977 में, ये फ्रॉड नहीं है कोई, और वो अलॉट होने के बाद उसकी डेथ होगी जिसको असल में अलॉट हुई। फिर जो वारसान हैं वो जो है मुंतकली विरासत की दरख्वास्त देते हैं 1993 में। वो 1993 में, क्योंकि वो जो वारिस है जिसकी होती है वो फौत हो जाता है, उसके जो बच्चे होते हैं वो 1993 में इसकी दरख्वास्त देते हैं कि हमारे नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाए ज़मीन। तो फिर अदालत में समाअत होती है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट कहती है ये ममनुआ इलाका है। तो होता ये है कि फिर कुछ नहीं होता। 93 से लेके अब तक होती है अदालत में, अदालत जो है इसको रेवेन्यू अफसरों को भिजवा देती है, इस पर इंक्वायरी करें रेवेन्यू अफसर, फिर पेंडिंग रहता है मामला। कुछ जो लवाकिन होते हैं वो भी इसमें इंटरेस्ट लूज़ करते हैं, कोई बाहर चले जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं 2010 में 9/6/2010 को फिर से वो इसमें एप्लीकेशन देते हैं ADCR को, जिस पे फील्ड अफसरान रिपोर्ट देते हैं कि ये ममनुआ इलाके में आता है, ये प्रॉपर्टी आपकी है, ये ममनुआ प्रोहिबिटेड इलाके में आती है, ये आपको वापस नहीं मिल सकती, तो ये ट्रांसफरेबल नहीं है। इसके जो हकूक़ हैं, जो इसके हकूक़ होते हैं, ये आपको ट्रांसफरेबल नहीं है। तो 2013 में होता ये है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हुक्म से रकबा ज़ब्त बहक सरकार कर दिया गया। 2013 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसकी इंक्वायरी कंप्लीट करता है, 2010 की जो होती है 2013 में 3 साल में कंप्लीट होती है। वो हुक्म देता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर DC कि जी हुक्म देता है कि रकबा ज़ब्त बहक सरकार कर दिया जाए। इसका मतलब होता है कि जो बंदा फौत हुआ था उसके नाम पे ज़मीन थी, उसके वरासत वर्सा के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी, तो वो ऑर्डर 2013 में करता है कि जी ये ज़मीन जो है ये सरकार के हक़ में, इसका कब्ज़ा सरकार ले ले और ये बहक सरकार कर दिया जाए। इसको उर्दू में कहते हैं रकबा ज़ब्त बहक सरकार, मतलब सरकार के हक़ में इसको कब्ज़ा कर दिया जाता है। फिर वो अपील करते हैं, अपील कमिश्नर के पास होती है, कमिश्नर फैसलाबाद के पास, जो अदालत जो है वो उसके बाद होती है, जो खारिज कर देता है, वो कहते हैं इसकी अपील लाई नहीं करती, और जो उन्होंने कहा वो सही है, ममनुआ इलाके की ज़मीन है तो गवर्नमेंट किसी को नहीं देती, नई नोटिफिकेशन आ चुकी हुई है तो अब इस नोटिफिकेशन के तहत अभी ज़मीन जो है ये सरकार के खाते में आती है। तो फिर ये अपील में चले जाते हैं 2015 में, और 2015 में मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास चले जाते हैं। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होता है लाहौर में, ये उनके फेवर में एक बात करता है। वो फेवर में ये बात करता है कि जी जो हमने बहक सरकार हमने इसका कब्ज़ा किया, वो तो जो है वो मैं सेट असाइड कर देता हूँ, हमें सरकार को उस पर कब्ज़ा नहीं करना चाहिए था जब तक डिसीजन प्रॉपर नहीं होता, जब तक ये कुछ चीज़ें बीच में कानूनी पॉइंट्स क्लियर नहीं होते, वो सेट असाइड करता है, मतलब कहता है कब्ज़ा जो है ये लवाहिकीन को दे दिया जाए वापस जब तक डिसीजन नहीं होता। और लेकिन वो साथ में जो इसकी मुंतकली विरासत जो इसकी होती है
क्या कहते हैं उसको, मुंतकली विरासत की जो उनकी डिमांड होती है कि जी हमारे बच्चों हमारे नाम पे करते हैं, हमारे वालिद के नाम से, वो जो होती है उसको वो सेटिसाइड कर, वो कहते हैं जी ये आपकी जो है नामंजूर है डिमांड। मतलब दो चीज़ों में से एक चीज़ मंजूर करता है, वो मंजूर ये करता है जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर होते हैं वो ये मंजूर करते हैं कि जी आप इसको सरकार के कब्ज़े से आपको वापस दे दिया जाता है। जब तक डिसीजन प्रॉपर नहीं होता, कानूनी पॉइंट्स क्लियर नहीं होते, जो कॉलोनीज़ एक्ट 1912 की एप्लीकेबिलिटी का नहीं क्लियर होता। लेकिन दूसरा वो कहता है कि आपके जो मुंतकली विरासत के जो हकूक़ हैं वो इस पर अप्लाई नहीं करते, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहता है। तो ये जो ऑब्वियसली नेचुरली जब आप एक ऑर्डर में हाफ बात मानेंगे और उसी कानून के तहत दूसरी आप नहीं मानेंगे तो ये लाहौर हाई कोर्ट में आ जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर करती है पार्टी, उस रिट के तहत एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जिसके तहत मैं इस पूरे, मुझे उम्मीद है कि मैं इस पूरा जो मामला है इसमें अपने क्लाइंट्स के हक़ में जो है वो रेवेन्यू अफसरान को काफ़ी खींचूंगा और अपने क्लाइंट्स के हक़ में डिसीजन हाई कोर्ट से लेने में कामयाब हो जाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसलिए कि जो है वो आप देखें कि आपका जो होता है जो आपका आप देखें कि 22/9/2016 को हाई कोर्ट जो है ये हाई कोर्ट में जब ये चले जाते हैं तो 22/9/2016 में होता क्या है जी कि हाई कोर्ट तमाम पुराने रेवेन्यू अफसरान के जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर होते हैं इनको सेटिसाइड कर देता है, कहता है जी ऑर्डर को हम नहीं मानते, इनको आप सेटिसाइड करें। वो सेटिसाइड हो जाते हैं और वो इंक्वायरी ऑफिसर जो डीसी झंग होता है उसको इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करता है और उसको सिर्फ इस बात पे इंक्वायरी करने का जो है वो उसको इख्तियार दे देता है कि आप ये बताएं कि जिस टाइम पे ये अलॉटमेंट हुई थी मतलब 1977 या 78 में, उस टाइम पे ये ज़मीन जो थी ममनुआ इलाका था या नहीं था। नेचुरली इसकी इंक्वायरी होती है, ये वो डायरेक्शन चली जाती है जो है वो सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी इसको डीसी झंग को कन्वे करता है कि जी आप इसमें इंक्वायरी करें, अपने फील्ड अफसरान को बुलाएं, उनसे पूछें कि क्या ये उस टाइम पे जिस टाइम पे इंक्वायरी ये ज़मीन दी गई थी उस टाइम पे ममनुआ थी प्रॉपर्टी या नहीं थी। अगर ममनुआ थी तो ऑब्वियसली फिर एक नया सवाल आता है कि ममनुआ प्रॉपर्टी किसी को क्यों दी आपने कोलंबो प्लान के तहत, लेकिन बहरहाल वो स्कीम के तहत दे दी गई थी। तो ये इंक्वायरी होती है, वो इंक्वायरी ऑर्डर कर देते हैं और वो एग्जैक्टली लिखते हैं कि एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल अलॉटमेंट, मैं अगर ऑर्डर की कॉपी पढ़ के सुनाऊँ, ये जस्टिस मसूद जहांगीर साहब जो बड़े आपको पता है हाई कोर्ट के सिविल के बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं, इन्होंने ऑर्डर में लिखते हैं कि एट द टाइम ऑफ द ओरिजिनल अलॉटमेंट टू डिसीज्ड वेदर द प्रॉपर्टी फेल विद इन द प्रोहिबिटेड जोन और नॉट, विद इन द प्रोहिबिटेड जोन और नॉट, वो कहते हैं कि उस टाइम पे ममनुआ इलाके में फॉल करती थी कि नहीं करती। डीसी कलेक्टर से भी सवाल पूछते हैं कैटेगोरिकली, सिर्फ ये सवाल, और कुछ नहीं पूछते कि ये सही करें डिसीजन करें, कहते हैं सिर्फ हमें ये बताएं। फिर ये कहते हैं कि अगर ये करी थी उस टाइम पे तो फिर ठीक है, फिर आपकी बात जायज़ है कि गवर्नमेंट की होती है, लेकिन अगर नहीं करी थी तो फिर इनका हक बनता है वर्षा के नाम पे ट्रांसफ़र करें। तो 17/7/2017 में जो है वो फिर डीसी जो है इनको तमाम के तमाम जो फ्री कैन है इनको बुलाते हैं अपने पास, बुला के बहस होती है। साहिल बताता है कि जी मैं इसकी तब से लगान दे रहा हूँ, मैंने किसी को किराए पे नहीं दी, ज़मीन पे मैं खुद बैठा हुआ हूँ, मैंने बीच में कभी ना कभी मेरा बच्चे तमाम बैठे रहे हैं इसके ऊपर, हम लोगों ने कभी इसको नहीं किसी को दिया, ना इससे कभी नाजायज़ जो है वो आगे सब लीज़ किया है, तो काइंडली इसको करें। तो फिर वो इंक्वायरी में सामने आता है कि अलॉटमेंट जो रकबा मस्कूरा ममनुआ हदूद कमेटी से बाहर वाक़या था। जब अलॉटमेंट हुई थी 1977 में तो डीसी कहता है कि उस टाइम पे ये ममनुआ इलाके के अंदर वाक़या नहीं था। इसका मतलब है कि जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है उसके मुताबिक उनको कब्ज़ा वापस दे देना चाहिए था। फिर ऐसा ही होता है, जो रकबा होता है वारसान के हक़ में मुंतकिल कर दिया जाता है 19 ऑफ द कॉलोनीज़ एक्ट 1912, 19 कॉलोनीज़ एक्ट 1912 के तहत वो कहते हैं, क्योंकि ये उस टाइम पे हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर ये उस टाइम पे जो ममनुआ इलाका था तो फिर गवर्नमेंट का है, अगर नहीं था तो फिर ये वर्सा हैं डिसीज़ के ये उनका है। तो उस चीज़ के तहत, उस डिसीजन के तहत जो डीसी है वो फिर ऑर्डर करता है कि जी ठीक है, आप हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हम लोग इसको वर्सा के हक़ में ट्रांसफ़र करते हैं, मुंतकिल कर देते हैं कॉलोनीज़ एक्ट 19A के तहत। और फिर 3/10/2017 में 2010 का केस चलता है, 93 में पहले आते हैं, फिर 2010 में आते हैं। और रेलिवेंसी इसमें वकालत कहाँ पे स्टार्ट होती है कि जो रेलिवेंसी होती है हमेशा वकील की वो ये होती है कि वो टाइम अपने क्लाइंट का कैसे सेव करे। आप देखें 1993 में भी सेम बात हो सकती थी, हाई कोर्ट में आ सकते थे। 2010 में आते हैं, 2010 के बाद 1-2 साल बाद ही प्रोसीडिंग्स वगैरह जब कंप्लीट होती हैं, इंक्वायरीज होती हैं, तो 3/10/2017 में फाइनली ऑर्डर आ जाता है जस्टिस जो है वो मसूद जहांगीर साहब का
कि फ़ैसला साइलिन के हक़ में सुनाया गया और वाजिबात सरकार लगान ज़र मलकियत की अदायगी के बाद कॉलोनी असिस्टेंट झंग कार्रवाई करेगा। अच्छा, जिसमें होता है कॉलोनी असिस्टेंट होता है जिसने कार्रवाई करनी होती है, उसको ऑर्डर कर देता है डीसी के जी आप इसको करें, और 3/10/17 में वर्षा को तमाम ज़मीन मिल जाती है। अब जो मेरे पास केस आया वो मामला ये जो मैंने आपको सारा केस सुनाया, ये एक एग्जांपल है कि 2017 में कॉलोनीज़ एक्ट के तहत जो सेम स्कीम थी कोलंबो स्कीम, उसकी ज़मीन उनके वर्षा को मिल गई जो तकरीबन 101 कनाल के करीब थी, और ये उनको दे दी गई लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, डीसी झांग की तरफ से, अंडर दोज डायरेक्शंस। मगर जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे है। प्रॉब्लम ये है कि जो अब मेरे पास केस आया है, जो आप समझें 2020 में 41911/2020 जो EDCR झांग के पास अभी पेंडिंग है केस, इसमें सेम फैक्ट्स हैं, सेम चीज़ें हैं तमाम, और तमाम चीज़ों में होता ये है कि मैं आपको ब्रीफली अगर बताऊं कि कोर्ट ऑर्डर करती है 14/9/2020 को हमारे क्लाइंट्स के फेवर में नोटिफिकेशन ऑन 20/10/2020। अच्छा, फेवर करती है 14/9/2020 को कोर्ट कहती है कि जब इसको जल्दी से सुने, इसको डिसाइड करें और इनके हक में इनको दे दें, इनको ज़मीन दे दें, क्योंकि पहले जो पास प्रेसिडेंट्स है उसमें ये ज़मीन दे दी गई है। तो होता क्या है, गवर्नमेंट एक अपेरेंटली बुरी नीयत के साथ एक नया नोटिफिकेशन निकालती है। नोटिफिकेशन आता है 20/10/2020 को, 20/10/2020 को नोटिफिकेशन निकालती है, जिसमें वो कहती है कि जी प्रोहिबिटेड ज़बान है, वही जो पहले नोटिफिकेशन आया था जो 2017 वाला मैंने आपको फैसला सुनाया, उसी तरह का नोटिफिकेशन निकालती है कि जी प्रोहिबिटेड ज़मीन हम किसी को नहीं दे सकते, और जिनके नाम पे है वो बहक सरकार ज़ब्त कर ली जाएगी। तो वो जो ज़ब्त करने का ऑर्डर है वो फिर से निकालती है, वो फिर अप्लाई कर देती है, फिर ADCR जो 23/11/2020 में डिसमिस कर देता है हमारे क्लाइंट की अपील। इसका मतलब आप इधर अगर फैक्ट्स टाइमलाइन को चेक करें कि 14/9/2020 में जो है वो कोर्ट ऑर्डर करती है क्लाइंट के हक में, नोटिफिकेशन आता है 20/10/2020 को, 20/10 मतलब 1 महीने में नोटिफिकेशन तकरीबन आता है, उसके 1 महीने नोटिफिकेशन आने से पहले कोर्ट का ऑर्डर आ चुका हुआ है, उसके बाद 2 महीने बाद जो है वो EDCR डिसमिस कर देता है। कोर्ट का ऑर्डर हालांकि नोटिफिकेशन से पहले आता है, लेकिन ये नोटिफिकेशन की जो एप्लीकेबिलिटी है ये उसको रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं, जबकि एक सेटल्ड लॉ है कि किसी भी लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट नहीं होता। और कॉलोनीज़ एक्ट 1912 एक स्टैट्यूटरी लॉ है जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको मिलती है, ये सेकेंडरी लॉ है जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नोटिफिकेशंस आते हैं टाइम बाय टाइम, और ये उसको ऊपर जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं। एक ये जो सेकेंडरी लॉ है गवर्नमेंट ने, और जो झंग की एडमिनिस्ट्रेशन है ये उसको जो है कॉलोनीज़ एक्ट 1912 जो एक प्राइमरी लॉ है उसके ऊपर आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। और हाई कोर्ट में मैं ये सवाल उठाऊंगा कि क्यों जो सेम वे में 2017 में आपको रिलीफ दे दिया गया, क्यों उसी तरीके से मेलाफाइड इंटेंशन के साथ जो झंग की इंतज़ामिया है उन्होंने इस बंदे की जो तकरीबन उससे भी ज़्यादा 200 कनाल के करीब ज़मीन है, उन्होंने उसको उसके हवाले क्यों नहीं किया। ये अब हमारा केस है और इसकी तैयारी चल रही है, और ये तमाम जो फाइलें हैं, और आपने देखा कि वो ये एग्जांपल भी आपको मैंने दी, और जो हमारा पेंडिंग है वो भी बताया कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्यों हमारे केस में अप्लाई किया गया। और इसमें हालांकि तमाम FRC लगे हैं, उनके हकदारान है, काफ़ी लोगों की वफ़ात हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो है वो इसका कुछ नहीं बन सका। अब उम्मीद है कि इसको थोड़ा सा जान डालते हैं 2017 के केस के ऊपर की तरह। अब थोड़े से फैक्ट्स डिफरेंट है, तो उनको केस तैयार करके हाई कोर्ट में उम्मीद है कि इसको इंसाफ एज़ यूजुअल मिलेगा। और मुझे उम्मीद है आपको भी इससे कुछ ना कुछ जो यंग वकला साहिबान हैं उनको रिसर्च की चीज़ें पता चली होंगी कि इस तरह से नेक्स्ट जो सब बनाते हैं और फाइलों में से जो है ब्रीफ चीज़ें बनाते हैं, और जो प्रेसिडेंट्स होते हैं उनको अपने साथ यूज़ करते हैं प्रोसीजर में भी और आर्गूमेंट्स में भी। थैंक यू।